बच्चों आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी से चैप्टर फर्स्ट जो है रियल नंबर। देखिए रियल नंबर को हमको यहाँ पढ़ना है, लेकिन हमने क्लास 6, 7, 8 से लेकर के 9 तक आते आते अभी तक सबसे पहले जिस चैप्टर को पढ़ा है उसमें नंबर का जो है डिस्कशन जरूर हुआ है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। रियल नंबर से पहले जो नंबर हमने पढ़ रखे हैं क्लास 6, 7, 8 में, उनको भी यहाँ सीखेंगे। तो सबसे पहले जिस चीज़ को हमें सीखना है क्लास 9th में, वो हमको सीखना है नंबर लाइन को। हालांकि नंबर लाइन को हमने पहले भी यूज़ किया है। तो नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन पे हम किसी इंटीजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, होल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अब हमको 9th क्लास में रेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर को, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखना है। तो नंबर लाइन जैसे कि हम छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं क्लास 6, 7, 8 में, कि नंबर लाइन में एक न्यूट्रल पॉइंट होता है जिसको हम जीरो कहते हैं। जीरो से लेफ्ट हैंड अगर चलेंगे, अगर हम जीरो से लेफ्ट हैंड चलेंगे तो हमको निगेटिव नंबर मिलेंगे, और अगर हम राइट हैंड चलेंगे तो हमको पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। जीरो जो होता है वो ओरिजिन होता है, ठीक है, और इधर पे प्लस इन्फिनाइट होता है और इधर पे माइनस इन्फिनाइट होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो नंबर लाइन का यूज हमको करना है इस चैप्टर में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बेसिक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जीरो से राइट हैंड पे चलने पे पॉजिटिव मिलते हैं और लेफ्ट हैंड पे चलने पे निगेटिव मिलते हैं। अब बात करते हैं नंबर्स की। तो नंबर हमने क्या मतलब पढ़ रखा है क्लास 7th में, 8th में, कि नंबर्स जो होते हैं वो रियल नंबर के अलावा 3 और नंबर हमको पढ़ने हैं। नेचुरल नंबर जिसका सिंबल होता है n, होल नंबर जिसको हम डिनोट करते हैं w से, इंटीजर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं z से। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 to इन्फिनाइट होते हैं, और जो होल नंबर होते हैं वो 0 to इन्फिनाइट होते हैं, और इंटीजर जो होते हैं वो माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। जो जेड वर्ड है, जो जेड जो सिंबल है, इंटीजर का जो सिंबल जेड है, वो एक जर्मन वर्ड है जालिन। जालिन को कुछ लोग साइलेंट भी बोलते हैं, इसको अलग अलग तरीके से लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो ZAHLEN ये एक जर्मन वर्ड है जिससे लिया गया है जेड, जिसका मतलब होता है टू काउंट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंटीजर का सिंबल आई क्यों नहीं लिया गया, जेड क्यों लिया गया, तो उसके लिए आप ये याद रखेंगे। इसके बाद में दिया गया है रियल नंबर। तो रियल नंबर जो है वो हमारे चैप्टर का नाम भी है। तो रियल नंबर की डिफिनीशन क्या होती है? अगर कोई आपसे पूछता है कि रियल नंबर क्या है, तो आप कहोगे जिस नंबर को नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर विच कैन इजीली रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। ये आपको ध्यान रखना है। जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे रियल कहेंगे। एक केस होता है इरेशनल नंबर का, जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रियल नंबर में रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर जो वर्ड है, वो रेशनल वर्ड जो आया है वो रेशियो से आया है, और जो इसका सिंबल होता है क्यू, वो कोसेंट के क्यू से लिया गया है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले इसकी डिफिनीशन को समझते हैं। रेशनल नंबर की डिफिनीशन होती है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अगर किसी फ्रैक्शन के सिंपलेस्ट फॉर्म को हम फाइंड करेंगे तो हमको रेशनल नंबर मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम कहें कि 6/12 ये एक फ्रैक्शन है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आए तो 1/2 होगा, क्योंकि ये 6 से कैंसिल होगा, और 1/2 जो होगा ये हमारा एक रेशनल नंबर होगा। दूसरी एक डिफिनीशन ये भी आपको पढ़नी है, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वर्ड हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये समझ लेना है कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग जो नंबर होंगे, और का मतलब क्या, टर्मिनेटिंग हो या रिपीटिंग हो,
तो हम कह देंगे कि वो रेशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग क्या होता है अभी आगे हम एक्सरसाइज के साथ में इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी हमको दो डिफिनीशन यहाँ पे याद रखनी है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन और दूसरा टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ठीक है, इसके बाद में हमको रेशनल नंबर की कंडीशन को समझना है कि हम कैसे पहचानेंगे कि रेशनल है या नहीं है। जैसे कि अभी हमने कहा कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है तो वो रेशनल है। तो इसके अलावा ये तो डिफिनीशन हो गई, इसको तो हम देख करके जान सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी तीन कंडीशन आपको याद रखनी है कि अगर कोई नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में होगा तो वो रेशनल होगा, और अगर उसमें Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और P और Q को प्राइम होने चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन अप्लीकेबल होंगी तभी उस नंबर को हम रेशनल कहेंगे। अब यहाँ 1/2 में देखें तो ये P अपॉन Q के फॉर्म में भी है और इसमें हमारा Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि Q हमारा 0 नहीं है, और P और Q का अगर HCF निकालेंगे तो वो क्या आएगा, वो 1 आएगा। अब HCF 1 का मतलब क्या हुआ कि वो दोनों नंबर को प्राइम है। तो रेशनल नंबर की डिफिनीशन आपको समझ में आ गई होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, दूसरा टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। कंडीशन क्या होती है कि जो नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में हो, Q नॉट इक्वल टू 0 हो और P एंड Q को प्राइम होने चाहिए। अगर आपने ये लाइन नहीं यूज की बताने में, डिफिनीशन में या कंडीशन में, तो इन दोनों को लेकर के आप फ्रैक्शन को डिफाइन कर देंगे, रेशनल को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। रेशनल को डिफाइन करने के लिए आपको P एंड Q का को प्राइम चेक करना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं रिमार्क में। रिमार्क में क्या दिया गया है, पहला रिमार्क, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो सबसे कम संख्या में होते हैं, होल नंबर उससे ज्यादा में, इंटीजर उससे ज्यादा और रियल नंबर सबसे ज्यादा। इसको अगर हम समझाएं तो कैसे समझाएं, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो सभी जो है होल नंबर में आते हैं और जो होल नंबर होते हैं वो सभी इंटीजर में आते हैं। इसको हम Z से डिनोट कर देंगे। और सारे जो इंटीजर होते हैं, सारे इंटीजर जो होते हैं वो रियल नंबर में आते हैं, जबकि सभी इनफिनाइट नंबर्स होते हैं, हम काउंट नहीं कर सकते हैं, काउंटलेस नंबर होते हैं। लेकिन उसके बावजूद आपको ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो सबसे कम होते हैं, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स में आएंगे, सारे होल नंबर इंटीजर में आएंगे, सारे इंटीजर रियल नंबर में आएंगे। तो जब सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आ रहे हैं तो इसका मतलब नेचुरल नंबर कम है। और हमको ये बताया भी गया है कि नेचुरल नंबर 1 टू इन्फिनाइट होते हैं और होल नंबर 0 टू इन्फिनाइट होते हैं। तो इसका मतलब कि 0 टू इन्फिनाइट में 1 टू इन्फिनाइट तो आ ही जाएंगे। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। इसके बाद में कह रहा है कि देयर आर इनफाइनेटली मैनी रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर। कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर भी कह सकते हैं, इरेशनल नंबर भी कह सकते हैं। और इन दोनों को अगर हम हटा करके बोलें तो हम ये भी कह सकते हैं दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर भी होते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर भी होते हैं। तो अगर इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं या इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं तो हमें उसको क्या करना होगा, फाइंड करना भी पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा, कैसे क्या हो निकलेंगे। तो अब अगर कोई दो रेशनल नंबर के बीच में हमको रेशनल नंबर फाइंड करना है तो उसके दो केस आपको पढ़ने हैं। एक या तो वो एक होगा, एक रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, और या एक से ज्यादा बोले जाएंगे, जिसको हम कह सकते हैं कि 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आपसे दिया जाएगा कि फाइंड कीजिए। तो पहले केस की बात करें, इसमें हमको कह रहा है कि एक रेशनल नंबर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए अगर आपको कोई दो नंबर दिए गए हैं, उनको लेट कर लेंगे A एंड B, और उसके बीच में हमको अगर एक रेशनल नंबर निकालना है तो उसका फार्मूला होता है R इज इक्वल टू या R1 इज इक्वल टू A प्लस B/2, दोनों का सम कर देंगे और हमारा जो है इस तरीके से रेशनल नंबर आसानी से निकल आएगा बीच में। एग्जाम्पल अगर बात करें तो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे तो हम फाइंड भी करेंगे दो नंबर्स के बीच में
अगर एग्जाम्पल के लिए अगर बताना चाहें तो जैसे मान लीजिए 3 दिया गया है और 4 दिया गया, आपसे कहा गया इसके बीच में एक रेशनल नंबर बताइए। तो आपको करना क्या, इन दोनों को ऐड कर देना है और अपॉन 2 कर देना है। तो 7/2 यानी कि 3.5 ऐसा रेशनल नंबर है जो इन दोनों के बीच में मिलेगा हमको। अब अगर इसी में आपसे कहा जाता है कि 3 और 4 के बीच में 3 रेशनल नंबर निकालिए, 3 रेशनल नंबर, तो ये हमारा सेकंड केस हो जाएगा। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसमें क्या करना होगा, इसको ए लेट करना होगा, इसको बी लेट करना होगा, यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करना होगा b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। बी हमको दिया गया 4, ए दिया गया 3 अपॉन n दिया गया है हमको 3 प्लस 1। हमसे ये पूछा है कि 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/7। जब d आ जाएगा तो हमको क्या करना होगा, पहला रेशनल नंबर निकालेंगे तो a प्लस डी हो जाएगा। a की वैल्यू क्या दी गई 3 और d की वैल्यू क्या दी गई 1/7। इसको सॉल्व करेंगे, 7 एलसीएम लेंगे तो 7 से 21 होगा प्लस का 1 तो 22/7 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर R2 निकालना होगा तो R2 कैसे निकालेंगे, a प्लस 2d कर देंगे। अगर R3 निकालना होगा तो a प्लस 3d कर देंगे। तो इस तरीके से हम 3 या उससे भी ज़्यादा रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। एक तरीका और भी होता है कि अगर एक से ज़्यादा रेशनल नंबर पूछे गए हैं तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसकी भी बात करते हैं। एक बार देख लीजिए, आसान है, शॉर्टकट भी है। अगर कभी आपको ज़रूरत पड़ जाती है निकालने की और आपको इतना लंबा नहीं यूज़ करना है तो उसके लिए क्या करना है, सपोज हमने आपसे बोला कि 3 और 4 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए, 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें ये देखना होगा कि दोनों में जो d की वैल्यू है डिनोमिनेटर वो सेम है कि नहीं। d का मतलब डिनोमिनेटर, यहाँ डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम। अगर इसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो फिर क्या करेंगे, मैं जितने निकालने हैं उससे एक ज़्यादा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं 5 निकालने हैं तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और अगर 6 निकालने होंगे तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा 18/6 और यहाँ हो जाएगा 24/6। अब इसके बीच में हमको बड़े आसानी से 5 रेशनल नंबर मिल जाएंगे, जैसे कि 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। तो ये एक शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट जो है मेथड है जिससे आप एक से ज़्यादा रेशनल नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। तो इतनी चीज़ों को पढ़ने के बाद में हमको पहली एक्सरसाइज करनी है एनसीईआरटी की। ये 1.1 एक्सरसाइज है, इसको आप लोग याद रखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है इज 0 अ रेशनल नंबर। हमसे पूछ रहा है कि क्या 0 रेशनल नंबर है। तो आप देखिए कि 0 के अपॉन में तो 1 हम लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम देखें तो ये p/q के फॉर्म में दिया गया है और इसमें q की वैल्यू 0 भी नहीं है और p और q 0 और 1 का अगर हम HCF निकालेंगे तो हमको 1 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि 0/1 रेशनल नंबर की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हमारा 0 जो है वो रेशनल नंबर है, ट्रू है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि 6 रेशनल नंबर निकालिए 3 और 4 के बीच में। तो अभी हमने 5 निकाले थे, वैसे ही आप 6 निकाल लेंगे बड़ी आसानी से। क्या करेंगे, 3 लिखा है, 4 लिखा है, यहाँ पे अपॉन 1 कर लेंगे, यहाँ पे अपॉन 1 कर लेंगे। अब अगर 6 निकालने हैं तो यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे भी 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 21/7 और ये हो जाएगा 28/7। अब हमको क्या करना है, 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो क्या होगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो इस तरीके से रेशनल नंबर फाइंड हो जाएंगे। जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसमें आपसे कह रहा है कि 3/5 और 4/5 इसके बीच में
5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो इसमें भी हमको क्या करना है, उसी प्रोसेस को यूज करना है। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या सेम दिया गया है या नहीं। अगर सेम नहीं होगा तो सेम करना होगा, और अगर दिया गया है तो ये मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तो इसमें तो 3/4 4/5 यानी कि सेम दिया गया है डिनोमिनेटर, तो हमको यहाँ पे कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना है कि अगर हमको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं 3/5 4/5, तो यहाँ पे हमें ऊपर नीचे क्या करना है, दोनों तरफ 6 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा 18/30 और ये हो जाएगा 24/30। तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो हमको आसानी से 5 रेशनल नंबर मिल जाएंगे। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये सारे रेशनल नंबर 3/5 4/5 के बीच में ही मिलेंगे हमको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, और सबसे अच्छा अगर कोई क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है तो वो क्वेश्चन नंबर 4 है। हालांकि इसमें कुछ और पार्ट होने चाहिए थे, लेकिन इतने भी आपको कर लेने हैं अच्छे से। कह रहा है कि ट्रू या फॉल्स बताइए और रीजन भी बताइए अपने आंसर का। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो हमने भी आपको बताया था कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो सारे होल नंबर के अंदर आते हैं। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर के अंदर आते हैं, तो सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होंगे, ये ट्रू होगा। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब इसको समझिए, हमने क्या कहा था कि इंटीजर के अंदर होल नंबर आते हैं। तो इंटीजर के अंदर होल नंबर आते हैं तो इसका मतलब सारे इंटीजर तो होल नंबर नहीं होंगे, जो निगेटिव होंगे वो तो होल नंबर में नहीं आएंगे। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आप कह देंगे कि सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं पर सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब एवरी रेशनल नंबर की बात की जा रही है, तो अब अगर इंटीजर से भी हम आगे बढ़ें तो हमें क्या मिलेगा, हमको रियल नंबर मिलेंगे। रियल नंबर भी कह सकते हैं, रेशनल नंबर भी कह सकते हैं इस तरीके से। मान लीजिए हम यहाँ पे रेशनल नंबर की बात करें, तो रेशनल नंबर में सारे इंटीजर आ जाते हैं। तो रेशनल नंबर में सारे जब इंटीजर आएंगे और सारे इंटीजर में सारे होल नंबर आएंगे, तो एवरी रेशनल नंबर होल नंबर कैसे हो सकता है। हाँ, अगर होल नंबर कहता रेशनल नंबर है तो हम इसको ट्रू बोल देते हैं कि सारे होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं। तो ये हमारे 3 बहुत अच्छे स्टेटमेंट थे, इनको आपको अच्छे से याद रखना है, और इन 3 की हेल्प से और भी कई सारे स्टेटमेंट आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, उन्हें भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो इतना जो अभी तक हमने सीखा है ये सिर्फ रेशनल नंबर के बारे में है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और उनको हम कैसे सिंपलीफाई करेंगे। और जो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग की बात है वो अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे कि टर्मिनेटिंग क्या होते हैं और रिपीटिंग क्या होते हैं। बच्चों, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, इरेशनल नंबर, जो कि रियल नंबर का ही पार्ट है, और इसकी हेल्प से हम लोग करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो इरेशनल नंबर की अगर डिफिनीशन की बात की जाए तो सबसे पहली डिफिनीशन दी गई है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब यहाँ पर जो बच्चों आपको टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वर्ड मिल रहा है, तो इसको हम फिर से आपको बता दें कि इन दोनों वर्ड को हम समझेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के पहले जो टॉपिक हमारा होगा डेसिमल फॉर्म ऑफ रियल नंबर। उसमें हम आपको बताएंगे कि टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, रिपीटिंग क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं। तो अभी आपको बस ये याद कर लेना है कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। दूसरी एक डिफिनीशन दी गई है स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर। कहने को हम कह सकते हैं कि जैसे कि √2 दिया गया है, √3 दिया गया है, √5 दिया गया है, ये सारे नंबर भी हमारे इरेशनल की कैटेगरी में आते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। रिमार्क में आपको ध्यान रखना है कि हमारे पाइथागोरस सर जो है वो उन्होंने पहले
पहली बार ये डिस्कवर किया था कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो रेशनल नहीं होते हैं। कब किया था? 400 बीसी। 400 बीसी का मतलब बिफोर क्रिस्ट इरा। दीज नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। उन नंबर्स को हमने इरेशनल नंबर कहा या इरेशनल्स कहा, बिकॉज दे कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ रेशियो ऑफ इंटीजर, यानी कि जिनको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते थे, रेशियो में नहीं लिख सकते थे, तो उनको हमने कहा कि वो रेशनल नंबर नहीं है, क्या है? इरेशनल नंबर है। और यहीं से हमको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जितने भी रियल नंबर होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय ए यूनिक पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन, एक नंबर लाइन के यूनिक पॉइंट पे, और वो जो पॉइंट होगा यूनिक, वो उस यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। इसीलिए हमको क्या, हमको ये याद रखना है कि जो नंबर लाइन होती है उसको रियल नंबर लाइन भी हम बोल सकते हैं। तो हमको इसी की हेल्प से ये भी सीखना है कि कैसे नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करें। हमने रेशनल को तो सीख ही लिया है रिप्रेजेंट करना, अब हमको इस एक्सरसाइज में इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखना है। थोड़ा सा उसमें और आपको ध्यान देना होगा, थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा कठिन है, बाकी दिक्कत कोई नहीं होगी। आपको कैसे करना बताते हैं, करते हैं। 1.2 एक्सरसाइज, पहला क्वेश्चन कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो ये ट्रू हो जाएगा, सारे रेशनल और सारे इरेशनल नंबर रियल में आते हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा है एवरी, बात करते हैं सेकंड पार्ट की, तो उसमें बोल रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो हम इसको फॉल्स कहेंगे। क्यों कहेंगे फॉल्स? क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो रूट एम के फॉर्म में होते हैं, जो रियल होते हैं, लेकिन जो एम होता है वो नेचुरल नहीं होता है। जैसे कि हम अगर कहें तो रूट में हम 1/3 की बात करें, अगर रूट 1/3, तो ये हमारा रियल नंबर है, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/√3। 1/√3 रियल होगा, लेकिन 1/3 जो होगा ये नेचुरल नहीं है, ये हमारा रेशनल है, तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जिसमें क्या होगा, रूट एम के फॉर्म में तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि रूट एम जो है वो रियल नंबर होगा, क्योंकि एम अगर नेचुरल है तो वो रियल होगा। अब एम मतलब नेचुरल का क्या हुआ, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो रूट 1 होगा, ये भी रियल है, रूट 2 होगा, ये भी रियल है, रूट 3 ये भी रियल है, रूट 4 इसको हम 2 लिख सकते हैं, ये भी रियल है। तो ये सारे नंबर रियल देगा। रूट एम जो होगा वो सारे नंबर रियल हमको देगा, लेकिन एम की जो वैल्यू होगी वो नेचुरल है या नहीं हम ये नहीं बोल सकते हैं। कई सारे ऐसे भी एम की वैल्यू होंगी जो नेचुरल नहीं होंगी, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है इसका, थर्ड जो पार्ट है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो ये गलत है, क्योंकि रियल नंबर में रेशनल भी आते हैं। तो इसका पहला पार्ट आपका ट्रू है, सेकंड और थर्ड फॉल्स हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। कह रहा है कि क्या सभी स्क्वायर रूट जो पॉजिटिव इंटीजर के होते हैं वो इरेशनल होते हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि 4 का तो स्क्वायर रूट 2 होता है जो कि रेशनल होता है। हाँ, 5 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारा इरेशनल होता है। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि कुछ स्क्वायर रूट्स रेशनल होते हैं और कुछ स्क्वायर रूट जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमें उसको देखना है। और वही क्वेश्चन जो है वो इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, जिसको हमें कैसे करना है। देखिए, कह रहा है कि रूट 5 को हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, और रूट 5 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल को अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो हमें कैसे करना है, इसको जरा देखिए। रूट 5 को रिप्रेजेंट करने से पहले हम आपको रूट 2 का करके बताते हैं। रूट 2 का और रूट 3 का, रूट 5 का और रूट 7 का, ये आपको रिप्रेजेंट करना अगर आ जाएगा तो आप कोई भी नंबर आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए रूट 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले हमें रूट 2 को पाइथागोरियन फॉर्म में लिखना है। तो रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 आएगा, और इसको मैं ऐसे स्प्लिट करना है कि एक वैल्यू 1 हो और उसके अलावा जो बचेगा वो लिख देंगे, तो 1 के अलावा क्या बचेगा? 1। अब अगर इसको हम पी एच और बी के फॉर्म में लिखें तो जो 2 है इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा एच स्क्वायर, और 1 को लिख सकते हैं पी,
1 को क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर, और प्लस का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। हमेशा परपेंडिकुलर को 1 लेना होगा, बेस चेंज हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करके हमको क्या करना है कि एक ट्रायंगल ड्रा करना है। राइट एंगल ट्रायंगल होगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तो अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जो, वो कैसा बनेगा जरा देखते हैं। क्योंकि बेस हमको यहाँ पे क्या दिया गया, 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो b की वैल्यू हमको क्या दी गई, 1, तो यहाँ 0 होगा और यहाँ पे क्या होगा, 1। तो इतना हिस्सा जो हमको मिलेगा वो हमको मिल जाएगा बेस। इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम ए। अब इस बेस पे क्या करना है, 1 पे हमको एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। इस तरीके से कंपास की हेल्प से एक आर्क लेंगे और इसको हम दोनों तरफ से कट करेंगे, फिर यहाँ पे रख करके ऐसे कट करेंगे, तो हमको एक लाइन परपेंडिकुलर मिल जाएगी इस तरीके से। और इस लाइन पे हमको क्या करना है, 1 यूनिट मार्क कर देना है, 1 यूनिट, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर भी 1 दिया गया है। और जो ये पॉइंट मिल जाएगा इसको हम नाम दे देंगे बी, और ओ से बी को हम क्या करेंगे, ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे। तो जो ओ बी निकल करके आएगा वो हमारा कितना होगा, √2। अब अगर हम ओ बी को कंपास में लेकर के हम आर्क बनाए तो कुछ हमारा इस तरीके से यहाँ कहीं पे मिल जाएगा, और ये डिस्टेंस जो हो जाएगी ये हमारी डिस्टेंस होगी √2। आई बात समझ में। अब अगर हमको √3 का ड्रा करना होगा तो √3 का ड्रा करने के लिए हमको इतना तो काम करना ही पड़ेगा, यानी कि हमको √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए √2 को पहले रिप्रेजेंट करना होगा। ये आप कैसे समझेंगे, देखिए √2 को हमने कैसे लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अगर हम √3 की बात करेंगे तो उसे कैसे लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब बेस हमारा √2 होगा ना, तो हमें √2 को ड्रा करना होगा। इसी तरीके से अगर हमको √5 बनाना होगा तो √5 बनाने के लिए क्या हो जाएगा, √5 को अगर हमें दिखाना होगा तो 1 का स्क्वायर और क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। तो इसमें हमको बेस क्या लेना होगा, बेस हमको 2 लेना होगा। लेकिन √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बेस 2 नहीं ले सकते हैं। तो अब अगर हम √5 का बनाए तो देखते हैं कैसे बनेगा। √5 को ड्रा करने के लिए हमें √2 के जैसा ही मेथड फॉलो करना है। देखिए अब √5 के लिए हम क्या करेंगे, √5 को पहले हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फॉर्म में लिखेंगे। तो √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और क्या बच रहा है, 4। तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपो हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर लाइन लेंगे 0, 1 और 2, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक इस तरीके से आर्क ले लेंगे और यहाँ पे ऐसे कट कर लेंगे और हमको ये पॉइंट मिल जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन इस तरीके से खींचेंगे और इस लाइन पे जिसको हमने ए पॉइंट माना है, और ये जो लाइन आपको दिख रही है इस पे हमें क्या करना है, एक पॉइंट कट करना है जो 1 हो, क्योंकि हमारा जो पी है वो 1 है। तो सपोज इस तरीके से कट होगा, इसको नाम दे देंगे बी, और ओ से बी को हम ज्वाइन कर लेंगे, और ओ बी जो होगा वो हमारा क्या होगा, रूट में 5 हो जाएगा। अब इस √5 को जो ओ बी है उसको कंपास में लेकर के अगर आर्क मारेंगे तो इस तरीके से ये हमारा √5 रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको इसको रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें दिया गया है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो जो हमने आप लोगों को बताया था कि टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग की हम बात करेंगे आगे। तो अब यहाँ पे हमको वो समझना है कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। देखिए कोई भी अगर नंबर है और अगर उसको हम मान लीजिए, सपोज हम यहाँ पे बात करते हैं रेशनल नंबर की, कोई भी नंबर होता है हम उसको लेट कर लेते हैं कि रेशनल है वो। जैसे सपोज 1/2 को हम डिवाइड करते हैं तो अगर डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे हम, 2 और 1, तो यहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ 0 होगा, 5 टाइम जाएगा, ये 10 हो जाएगा।
तो एक केस तो ये हुआ कि किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं जो कि रेशनल फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है या कैसे भी है, अगर उसको हम डेसिमल में ले जाते हैं तो वो क्या होगा, उसका रिमाइंडर एक समय पे 0 आ जाएगा। और एक केस क्या होता है कि जैसे 1/3 लिखा हुआ है, तो अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 3 3 से क्या होगा 9, 1 आएगा, 3 3 से क्या होगा 9। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये हमारा कभी भी इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, क्योंकि जितने बार 1 आएगा हम पॉइंट लगा करके 0 लगाएंगे, फिर 3 3 या 9 हो जाएगा, फिर 1 हमारा रिमाइंडर में आएगा। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हुआ जिसमें रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ रहा है। अच्छा, जब 0 नहीं आ रहा है तो हमारे पास दो केस होंगे। जब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो जो कोसेंट होगा उसमें एक केस तो ये होगा कि कुछ देर के बाद में वैल्यू रिपीट करने लगेगी, कुछ देर के बाद। या हो सकता है, हमको ये समझना है कि एक केस ऐसा होगा जिसमें वैल्यू रिपीट करेगी और एक केस ऐसा होगा जिसमें वैल्यू नहीं रिपीट करेगी। जैसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, 22/7 आप ले लीजिए, इसमें आप डिवाइड करेंगे अगर, तो ये वैल्यू जो होगी वो 3.14 इस तरीके से ये हमारी कभी भी रिपीट नहीं करेगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि अगर डेसिमल में हम ले जाएं किसी नंबर को तो रिमाइंडर 0 आएगा। 0 आएगा अगर, तो उसकी जो रिजल्ट होगा वो हमारा क्या फिक्स वैल्यू मिल जाएगा। जैसे कि जो हमारा रिजल्ट है, जैसे यहाँ पे 0.5 आया, एक ये फिक्स वैल्यू है। और अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो वैल्यू क्या होगी कि एक्सपेंड होती चली जाएगी। और एक्सपेंड होने में क्या होगा कि दो केस बनेंगे, एक तो उसमें क्या होगा कि वैल्यू रिपीट कर सकती है और एक वैल्यू रिपीट नहीं करेगी। तो इसी चीज को हमें समझना है। तो इसको हम इरेज करते हैं, फिर हम बात करते हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि जब हमारा रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर किसी भी फ्रैक्शन को हम डेसिमल में ले जाएं या रेशनल नंबर को ले जाएं हम डेसिमल में, और अगर उसका रिमाइंडर 0 हो जाता है तो उसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग होगा, वो टर्मिनेटिंग, ठीक है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो उसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। जब नॉन टर्मिनेटिंग होगा वो नंबर तो मेरे पास दो केस बन जाएंगे। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो या तो वो रिपीटिंग होगा या वो नॉन रिपीटिंग होगा। तो आपको ऐसे समझना है कि टर्मिनेटिंग क्या होता है कि जब किसी फ्रैक्शन या रेशनल नंबर को हम डेसिमल एक्सपेंशन में ले जाएं या डेसिमल फॉर्म में ले जाएं और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल या टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। और अगर उसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आ रहा है तो हम उसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग अगर होगा तो उसमें दो केस बनेंगे, एक तो हमारा क्या होगा, रिपीटिंग होगा और एक नॉन रिपीटिंग होगा। अब हमको समझना है क्या है कि सपोज मैंने ये लेट कर लिया कि ये कोई नंबर है। अब इस नंबर के पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। ये नंबर अगर हम इसको डेसिमल में ले जाएं तो सबसे पहली पॉसिबिलिटीज ये है कि वो टर्मिनेटिंग होगा और या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। होगा कि नहीं होगा? अब अगर टर्मिनेटिंग हो गया तो इसके आगे हमको जाना ही नहीं, क्योंकि इसके आगे कोई रास्ता नहीं है। अगर टर्मिनेटिंग हो गया तो इसका मतलब वो क्या हो गया, हमारी फिक्स वैल्यू मिल जाएगी और वो हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। वो नंबर यहाँ से हमारा रेशनल हो जाएगा। लेकिन अगर वो नंबर हमने क्या किया, डेसिमल फॉर्म में लाए और नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो हमारे पास दो रास्ते भी और हैं। एक रास्ता क्या है कि वो रिपीटिंग होगा और एक रास्ता क्या है कि वो नॉन रिपीटिंग होगा। अगर वो रिपीटिंग हो गया तो उसको भी हम रेशनल कह देंगे। अगर वो रिपीटिंग हो गया तो उसे भी हम रेशनल कह देंगे। लेकिन अगर नॉन रिपीटिंग हो गया तो उसे हमें इरेशनल बोलना होगा। उसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। तो अब आपको समझ में आया होगा कि जब हमने ये कहा था कि रेशनल नंबर की डिफिनेशन होती है टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग हो या रिपीटिंग हो, क्योंकि जो रिपीटिंग होगा उसमें नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही होगा।
और हमने इरेशनल में आपसे क्या कहा था कि नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिपीटिंग हो, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होगा और उसमें भी दो केस होंगे, तो हमें रिपीटिंग नहीं लेना है, हमें नॉन रिपीटिंग लेना है। तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग क्यों बोले जाते हैं, और इरेशनल नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग क्यों बोलते हैं। ये और एंड ये दो आपको अच्छे से समझ के रखना है कि कब हमें और लगाना है और कब हमें एंड लगाना है। तो आगे हमको क्या करना है, एक चीज और आप यहाँ सीख लीजिए, हालांकि ये बात आपको 10th में सिखाई जाएगी, लेकिन देख लेते हैं कि एक तरीका और होता है पहचानने का कि टर्मिनेटिंग है या नहीं। अगर आप टर्मिनेटिंग पहचान लेंगे, टर्मिनेटिंग नहीं है तो उसका जस्ट अपोजिट आप कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो वो तरीका क्या होता है 10th में आपको सिखाया जाएगा कि जो हमको नंबर दिया गया है, ये सपोज दिया गया है 21/13, ये नंबर दिया गया, तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या ये रेशनल नंबर है। तो ये आप कैसे चेक करेंगे कि P/Q के फॉर्म में है, Q नॉट इक्वल टू 0 है और P और Q का HCF 1 होना चाहिए। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी आपने चेक कर ली तो ये रेशनल हो जाएगा। जब ये रेशनल हो जाएगा फिर आपको देखना है कि जो डिनोमिनेटर दिया गया है क्या उसमें 2 या 5 या दोनों बोथ ही फैक्टर आ रहे हैं या इनके अलावा कुछ आ रहा है। अगर आपको 2, 5 या इन दोनों को एक साथ अगर आपको मिल रहे हैं फैक्टर तो आप टर्मिनेटिंग कहेंगे। इन दोनों के अलावा अगर कोई तीसरा फैक्टर आ गया तो आप उसको कह देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे अब यहाँ पे आपको 13 मिल रहा है तो ना तो ये 2 फैक्टर में आ रहा है ना 5 आ रहा है, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अगर आपको मिल जाता 1/16 तो 16 में क्या है, सिर्फ 2 ही मिलेगा बार बार फैक्टर में, 2 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग हो गया। नीचे लिखा होता 25 तो ये भी हमारा क्या होता 5 ही मिलेगा हमको फैक्टर में, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। अगर नीचे लिखा होता 50 तो इसमें क्या होता 2 भी मिलेगा नीचे, 5 भी मिलेगा, लेकिन कुछ और नहीं मिलेगा तो हम ये टर्मिनेटिंग कह देंगे। लेकिन अगर लिखा होता 150, अगर ये लिखा होता तो यहाँ पे अगर आप फैक्टर करेंगे नीचे जो डिनोमिनेटर है तो इसमें 3 भी आ जाएगा फैक्टर में, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये तरीका आपको क्लास 10th में सिखाया जाएगा कि कोई भी नंबर अगर हमें टर्मिनेटिंग चेक करना है तो सबसे पहले उसको रेशनल चेक करेंगे। रेशनल चेक करने के बाद में हम उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे और फैक्टर में अगर 2 और 5 का कोई मल्टीपल केवल मिलेगा तो उसे हम टर्मिनेटिंग कहेंगे और नहीं तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। इसके बाद में हमको क्या करना है, अच्छा इसमें हमको इस एक्सरसाइज में आगे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें हमको रेशनल से टर्मिनेटिंग फॉर्म में नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में जाना होगा या नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म से हमको रेशनल के फॉर्म में आना होगा, ये भी हमें सीखना होगा। तो देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो हमको ये देखना है कि जितने भी ये पार्ट दिए गए हैं इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और ये देखना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमें सबसे पहला जो पार्ट दिया गया है 36/100, तो हमें इसको डेसिमल में ले जाना है। कैसे ले जाएंगे, नीचे 3 डिजिट है तो यहाँ पे 3 डिजिट कर लेंगे और 2 0 कैंसिल आउट करके यहाँ हमारा पॉइंट लग जाएगा बिफोर 2 डिजिट, तो आ गया 0.36। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। अगर हम इसको ऐसे भी देखें कि सबसे पहले अगर इसको हम रेशनल बनाएं 36/100 तो इसमें हमें HCF मिल जाएगा, दोनों का क्या मिल जाएगा 4, तो हम दोनों को 4 से डिवाइड कर दें तो ऊपर आ जाएगा 9 और नीचे आ जाएगा 25, तो नीचे केवल 5 का फैक्टर मिल रहा है तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। सेकंड पार्ट की बात करें 1/11 तो ये हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 के अलावा हमारा 11 मिल रहा है। इसमें देखिए अपॉन में 8 दिया गया तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, 3/13 दिया गया नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा,
2/11 दिया गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 329 दिया गया 400, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि जब इसके फैक्टर करेंगे हम 400 के, तो इसमें सिर्फ 2 और 5 ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की क्या क्वेश्चन कह रहा, देखिए कह रहा 1/7 की वैल्यू दी गई है 0.142857, ये हमको दिया गया है रिपीटिंग के फॉर्म में। ये बार का मतलब होता है रिपीट कर रहा है। तो कह रहा बताइए 2/7 की वैल्यू क्या होगी। तुमको कुछ नहीं करना है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। 14287 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 1 11, 2 8 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4, 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग 3/7 निकाल लेंगे, और 4/7 निकाल लेंगे, और 5/7 निकाल लेंगे, 6/7 निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर। अब देखिए इसमें जो नंबर हमको दिया गया है, हमको इसको रेशनल फॉर्म में ले जाना है, और दिया गया हमको नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में। क्या लिखा हुआ है, 0.6 बार। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको जो वैल्यू दी गई है वो ये दी गई है 666, ये बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, अब इसको मैं रेशनल के फॉर्म में ले जाना है, तो मेरे पास दो मेथड है। एक जो आपकी बुक में दिया गया है, जैसे आपको करना है वो आप पहले सीख लीजिए। क्या करना होगा, जितनी डिजिट पे हमको बार लगा हुआ है पहले उसको देखना है कि वो डेसिमल के बाद है कि नहीं। सबसे पहला स्टेप है, हमें ये चेक करना है कि जो डिजिट रिपीट कर रही है वो डेसिमल के बाद में है या नहीं। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद में है, पहला स्टेप हो गया। अगर नहीं होती तो हमें क्या करना होता कि 10, 100 या 1000 का मल्टीप्लाई करके जितनी डिजिट होती हैं उसको डेसिमल के बाहर लाना होता, यानी रिपीटिंग डिजिट को हमें डेसिमल के पास लाना होगा। तो पहला स्टेप तुम्हारा कंप्लीट है। अब सेकंड स्टेप क्या कहता है कि उस डिजिट को हमको बार बार इस तरीके से नोट कर लिया है, x = 0.6666 ऐसे नोट कर लेंगे, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे, जितनी डिजिट पे बार लगा हुआ है उतने ही, यानी अगर एक डिजिट पे है तो 10 का मल्टीप्लाई, दो डिजिट पे होता है तो 100 का मल्टीप्लाई, उतने ही जीरो लेने हैं 1 के आएंगे, उसका मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा 10x, और इधर क्या होगा, 6 हमारा क्या होगा, बाहर आ जाएगा, और इस तरीके से इस इक्वेशन को हमें सेकंड नाम दे देना है। अब क्या करना है, सेकंड से फर्स्ट को माइनस करना है। तो जब 10x को हम ऊपर लिखेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और x को हम नीचे लिखेंगे तो वो हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9x = 5.000, सॉरी 6.000। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/9। तो यहाँ पे 3 से कैंसिल कर देंगे तो 2/3। तो एक तरीका हमारा ये हुआ कि जो हमको बिल्कुल प्रोसेस को फॉलो करते हुए सॉल्व करना है। इसको देख लीजिए, इसको इरेज करते हैं। दूसरा मेथड क्या है, एक शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है, उससे हम किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म को रेशनल फॉर्म में बड़ी आसानी से ले जा सकते हैं। कंपटीशन में उसी का हमको यूज करना सही रहता है। क्या होता है, एक फार्मूला होता है a माइनस का b अपॉन 10⁻c माइनस 10⁻d। अब आप सोचेंगे कि a b c d क्या है, बताते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था x = 0.6 बार, तो इस क्वेश्चन में, या अगर हम दूसरा क्वेश्चन समझाएं आपको तो और अच्छे समझ में आएगा। लिखा हुआ x = 0.47 बार, यहाँ पे 7 पे ही बार लगा हुआ है। तो अब अगर इसको हमको क्या करना है, रेशनल के फॉर्म में ले जाना है, तो हमें इस फार्मूले का यूज करना होगा। कैसे करेंगे, a माइनस बी, तो a की वैल्यू क्या होती है, तो जो डेसिमल है उसको आप भूल जाइए,
और जो बार लगा हुआ उसको भूल जाइए। तो क्या लिखा हुआ है 47, पूरा नंबर हमने नोट कर लिया। इसको बोलते हैं ए। माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, जिस डिजिट पे बार लगा हुआ है उसको छोड़ दीजिए, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा 4, उसको यहाँ रखेंगे। यानी जो डिजिट पे बार लगा हुआ है उसको छोड़ करके जो डिजिट बच रही है उसको मैं यहाँ लेना है। इसके बाद में क्या करना है, नीचे नीचे हमको डेसिमल वैल्यू को यूज करना है। ऊपर क्या यूज किया, विदाउट डेसिमल। अब नीचे क्या होगा, जितनी वैल्यू डेसिमल के बाद दी गई है वो हमको क्या करनी है 10 की पावर पे रखनी है। माइनस अब जितनी वैल्यू बिना बार के डेसिमल के बाद दी गई है वो 1 है, 10 की पावर 1 हो जाएगा। तो ऊपर सॉल्व करेंगे 43, नीचे सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस 10 तो क्या आएगा 90। तो ये हमारा क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा रेशनल नंबर, जो बड़ी आसानी से 2 लाइन में हमारा सॉल्व हो गया। क्या ध्यान रखना है, ए का मतलब होता है कि पूरा नंबर बिना डेसिमल और बिना बार को नोटिस किए हमको लिख देना है। बी क्या होगा, हमको बार जिसपे लगा हुआ है उस डिजिट को छोड़ करके जो डिजिट बच रही है वो हमें माइनस कर देनी है, अपॉन 10 टू द पावर, उसमें हमें वो पावर यूज करनी है जो डेसिमल के बाद में डिजिट दी गई हैं, माइनस 10 टू द पावर वो वैल्यू लेनी है जो डेसिमल के बाद बिना बार के लिखी हुई है, यानी एक डिजिट एक रख देंगे। अब हम इसी की हेल्प से एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी का थर्ड पार्ट करते हैं। कैसे होगा देखिए, हमको दिया गया है x इज इक्वल टू 0.001, ये हमको दिया गया है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करें तो a क्या होगा हमारा 1 हो जाएगा, माइनस b क्या होगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई ऐसी डिजिट नहीं जिसपे बार ना लगा हो, पूरे बार लगा हुआ है। 10 टू द पावर कितनी डिजिट है 3 डिजिट है, माइनस कितनी डिजिट ऐसी हैं जो बच रही हैं यहाँ पे विदाउट बार, तो वो एक भी डिजिट नहीं, 10 टू पावर 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन ये जाएगा हमारा क्या 1000, और 10 टू पावर 0 क्या होगा 1, तो आ जाएगा 1 अपॉन 999, ये हमारा क्या होगा रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। हमने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 0.99999 इसको रिप्रेजेंट करना है P अपॉन Q के फॉर्म में, और हमें ये भी डिस्कस करना है टीचर से और क्लासमेट से कि वाई द आंसर मेक सेंस, कि इसका आंसर जो आ रहा है वो कैसे इसके सेंस को फुलफिल कर रहा है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू 0.99999, तो हम इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो हम यही तरीका यूज करते हैं, जब भी हमने आपको बताया बाहर लगा हुआ है, तो इसको अगर हम क्या करें 10, यहाँ पे ऊपर क्या होगा a माइनस बी अपॉन 10 टू द पावर c माइनस 10 टू द पावर d। a क्या दिया गया पूरा नंबर 9, b क्या दिया गया 0, 10 टू द पावर c क्या दिया गया हमको 1, और माइनस यहाँ पे 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेसिमल के बाद में डिजिट 1 दी गई है, तो हो जाएगा हमारा क्या, ऊपर हो जाएगा 9 माइनस ये 9 माइनस 0 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 9 माइनस 1, सॉरी 10 माइनस का 1, 10 माइनस का 1, तो 9 अपॉन 9, तो ये आंसर हो जाएगा 1। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि 0.9999 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो 1 आएगा। अब ऐसा इसलिए होगा कि 0.999 जब बहुत बड़ी वैल्यू होगी तो वो अप्रॉक्स में 1 के इक्वल हो जाएगी, इसका रिजल्ट क्या होगा 1 होगा। ठीक है, 0.9 बार अगर लिखा हुआ है तो इसको हमें क्या करना होगा, इसको 1 के इक्वल लेना होगा। तो अगर आप इसको उससे भी सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर 1 ही आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका 4 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 1/17 को अगर डेसिमल फॉर्म में लिखा जाए, कह रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन 1/17। देखिए 1/17 को कह रहा है कि अगर रिपीटिंग ब्लॉक में लिखा जाए तो मैक्सिमम कितनी डिजिट हो सकती हैं जिसके अंदर वो रिपीट करेगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, अगर वो रेशनल फॉर्म में लिखा हुआ, सबसे पहले चेक करना कि रेशनल फॉर्म में है कि नहीं। ये तो रेशनल फॉर्म में है, तो इसका फार्मूला होता है डिनोमिनेटर -1, यानी 17 माइनस का 1 कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 16 डिजिट मैक्सिमम हो सकती हैं। उससे कम में भी रिपीट कर सकता है, पर उससे ज़्यादा पे वो रिपीट नहीं करेगा। मैक्स टू मैक्स 16 पे आकर के वो रिपीट कर देगा अगर उसको रिपीटिंग है, क्योंकि ये रिपीटिंग है, क्योंकि अपॉन में तो 17 मिल रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में तो जाएगा ही जाएगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग में दो केस है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो अगर ये रिपीटिंग होगा तो ये मैक्स टू मैक्स 16 डिजिट में रिपीट कर जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको ऐसे भी कर सकते हो कि 17 से इसको डिवाइड कीजिए 1 को, और आप देखेंगे कि ये क्या होगा, 16 टाइम्स आप डिवाइड करते जाओगे तो बाद में रिमाइंडर हमारा लास्ट में 16 टाइम के बाद में रिमाइंडर 1 आ जाएगा, यानी वहीं से फिर से रिपीट करना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation expansion, can you guess what property q must satisfy। तो अभी हमने आपको बताया था कि अगर ऐसी कंडीशन आपको मिलती है तो q जो होगा या तो उसमें 2 हो एज अ फैक्टर, या 5 हो एज अ फैक्टर, या बोथ। इसके अलावा अगर कोई दूसरा फैक्टर मिल जाएगा तो वो हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। टर्मिनेटिंग होने के लिए p अपॉन q में जो q होगा उसका फैक्टर या तो ओनली 2 होना चाहिए, या ओनली 5, या बोथ हो, उसके अलावा कोई तीसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating non repeating। देखिए अब इसको क्या करना है कि हमको कोई 3 एग्जाम्पल बताने, 3 नंबर बताने हैं जिनका जो रिजल्ट है एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से लिखना है 0.1 01 001 0001। ये इस तरीके से जो फॉर्म होता है ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। दूसरा लिख लेंगे 0.2 02 002 0002, इस तरीके से। तो ऐसे आप बहुत सारे नंबर बना सकते हैं, 303 003 003, इस तरीके से हमारे ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, इसको इरेज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 9/11। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी हमें ऐसे ही करना है। रेशनल के बीच में रेशनल निकालना आपने सीखा होगा, इरेशनल के बीच में इरेशनल भी आपको निकालना सीखना पड़ेगा, और रेशनल और इरेशनल के बीच में आपको इरेशनल निकालना भी सीखना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम। हमसे कह रहा है 5/7 और 9/11 के बीच में आपको तीन इरेशनल नंबर बताने। ये हमको रेशनल दिए गए हैं, इसके बीच में निकालने 3 इरेशनल। अब अगर हम 5/7 को थोड़ा डेसिमल में ले जाएं तो हमारा 0.7 के आसपास जाएगा। 0.71 ले सकते हैं, क्योंकि 7 7 जा 49, 1 बचेगा, 7 1 जा 7। ये हमारा 0.11 8 जा 88, 2 बचेगा, 11 1 जा 11 हो जाएगा। तो 0.71 आ गया, 0.81 आ गया। अब इसके बीच हमको 3 नंबर लिखने हैं, बड़ी आसानी से लिख सकते हैं 0.72 072 0072, इस तरीके से मिल जाएगा। 0.73 073 0073, इस तरीके से मिल जाएगा। 0.74
074 0074 इस तरीके से मिल जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपसे इरेशनल नंबर दो रेशनल नंबर के बीच पूछेगा तो भी आपको उनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, पहले आपको ये ट्राई करना होगा। और अगर आपको दो इरेशनल नंबर देता, सपोज आपको देता, ऐसा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, कह देगा √2 और √3 इसके बीच में आप हमको दो इरेशनल नंबर बताइए, तो √2 की वैल्यू जो होती है वो हमारी क्या होती है 1.414 और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। तो अगर आप पहला इरेशनल नंबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अब 1.414 है तो आप क्या लिख लेंगे 0.42 042 0042, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा इरेशनल नंबर क्या होगा 0.43 043 0043 इस तरीके से। तो इस तरीके से हमको क्या करना है इरेशनल नंबर फाइंड करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, कह रहा क्लासीफाई कीजिए कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है, यानी हमको आइडेंटिफाई करना है रेशनल और इरेशनल को। तो देखिए पहला पार्ट जो दिया गया है रूट में 23 दिया गया है, तो ये रूट के अंदर प्राइम नंबर है तो इसको हमें इरेशनल बोलना होगा, तो ये इरेशनल है। रूट में 225 है तो ये 15 का रूट हो, स्क्वायर रूट इसका 15 हो जाएगा, तो ये तो रेशनल है। 0.3796 तो ये तो टर्मिनेटिंग है तो रेशनल हो जाएगा। 7.478478 तो ये हमारा रिपीटिंग जा रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो भी हमारा रेशनल हो जाएगा। 1.101001 अभी हमने एग्जांपल आपको बताया था, तो ये हमारा क्या है इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। अब ये भी आपको अच्छे समझना है, जैसे कि इसमें आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि अगर रेशनल से रेशनल को ऐड किया जाए तो ऑलवेज रेशनल होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी रेशनल होगा, मल्टीप्लाई तो भी रेशनल होगा, डिवाइड करेंगे तो भी रेशनल होगा। इरेशनल से अगर इरेशनल को ऐड करेंगे तो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम माइनस करेंगे तो भी दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, मल्टीप्लाई में भी दोनों पॉसिबिलिटीज है, डिवीजन में भी दोनों पॉसिबिलिटीज है। लेकिन अगर एक रेशनल दूसरा इरेशनल होगा तो ऑलवेज रिजल्ट इरेशनल होगा, चाहे कोई भी ऑपरेशन हो। तो ये आपको तीन तरीके के केस आपको याद रखने हैं जो रियल नंबर के हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी आपको ये अगर फार्मूला मिल जाता है रूट के अंदर a और रूट के अंदर b और इसका आपको मल्टीप्लाई करने को मिलता है, सपोज इस तरीके से दिया गया है, तो ये तो आपने फार्मूला पढ़ रखा है, आगे पढ़ेंगे भी, a प्लस बी ए माइनस बी अगर दिया गया तो हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस बी। ठीक है, तो इस तरीके की क्वेश्चन आपको करने होंगे, तो वहां पे ये सारी आइडेंटिटीज का आपको यूज करना होगा। तो इसकी हेल्प से क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, और इस एक्सरसाइज में क्या करना है आपको एक चीज और सीखनी है कि हमें क्या करना है स्क्वायर रूट किसका डेसिमल का रिप्रेजेंट करना सीखना है नंबर लाइन पे। ये हमको इसी एक्सरसाइज में सीखना है कैसे, तो अभी हम आपको पहले इसी को बता देते हैं कैसे करना है। देख लीजिए रफ डायग्राम आपको बताएंगे तो आपको बना करके देखना है। सपोज आपसे बोलता है कि √2.1 का आप रिप्रेजेंटेशन कीजिए नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लेना है इस तरीके से ओरिजिन, और यहाँ पे क्या लेना है एक पॉइंट ए जो हमारा 2.1 होगा, और इसके बाद में एक पॉइंट लेना है बी जिसकी डिस्टेंस होगी 1। अब क्या करना है आपको कि इसको इन दोनों को हमको ले करके क्या करना है इसका डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो अगर हम OB का करें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो इस तरीके से दोनों तरफ से हम क्रॉस लगा करके इसको हम डिवाइड कर लेंगे इस लाइन को। तो यहाँ जो पॉइंट मिल जाएगा इसको हमें नाम देना होगा C, और इसको सेंटर मान करके हमें एक यहाँ पे खींचना होगा सेमी सर्किल। अब इस सेमी सर्किल पे हमें क्या करना होगा, ए से खींचना होगा परपेंडिकुलर,
तो कैसे खींचते हैं, एक हम आर्क लेंगे इस तरीके से, यहाँ से यहाँ कट लेंगे, ऐसे करके कट लेंगे और यहाँ से हमें मिल जाएगा पॉइंट ये। जो ये पॉइंट हमारा होगा इस तरीके से ओ से, इसको हम क्या करेंगे इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे और इसको नाम दे देंगे ए डैश। तो जो ओ ए डैश होगा, अगर इसको हम ले करके कंपास में हम और आर्क खींचें तो ये जो पॉइंट हमें मिलेगा ये हमारा रूट में 2.1 के इक्वल होगा। एक बार फिर से समझते हैं क्या क्या किया हमने। सबसे पहले हमने एक लाइन ली ओ ए, जिसको हमने 2.1 खींचा, ए से बी डिस्टेंस 1 ले ली। ओ बी का हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, पॉइंट सी मिल गया। सी को सेंटर मान करके हमने एक सेमी सर्किल ड्रा किया ओ बी पे, और सेमी सर्किल ड्रा करने के बाद पॉइंट ए से हमने खींचा परपेंडिकुलर, तो हमें सेमी सर्किल पे ए डैश मिल जाएगा। ओ ए डैश की डिस्टेंस लेकर कंपास में हमने क्या किया, आर्क बनाया ओ बी पे, तो जो पॉइंट जहां मिलेगा उसको हम रूट में 2.1 बोलेंगे। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आप इस तरीके से करेंगे। बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर आर रेशनल और इरेशनल। तो 2 माइनस रूट 5, अब 2 रेशनल है, ये इरेशनल है, इसका डिफरेंस जो होगा वो ऑलवेज इरेशनल होगा, बिना कोई सॉल्व किए आपको बोल देना है। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा रेशनल हो जाएगा। 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7, तो ये रूट 7 कैंसिल हो गया, तो 2/7 आएगा जो कि रेशनल होता है। 1 अपॉन रूट 2, तो रेशनल अपॉन इरेशनल, तो रिजल्ट क्या होगा, इरेशनल। 2 पाई, अब पाई जो होता है इरेशनल होता है, जितनी भी अननोन क्वांटिटी है वो सारी इरेशनल है। पाई जो होता है, अगर आपसे पाई पूछेगा तो इरेशनल है, और अगर आपसे 22/7 पूछेगा तो ये रेशनल है। और भी कोई अननोन क्वांटिटी कहता है तो आपको इरेशनल बोल देना। तो 2 पाई क्या हो जाएगा, 2 है रेशनल, पाई इरेशनल, तो पूरा रिजल्ट जो हो जाएगा वो इरेशनल हो जाएगा। तो 1.4 एक्सरसाइज का आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, सिंप्लीफाई करना है हमको। 3 प्लस रूट 3 और दूसरा ब्रैकेट में क्या दिया गया है, 2 प्लस रूट 2। तो बड़ी आसानी से इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 का मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे 2 से और रूट 2 से, और रूट 3 का मल्टीप्लाई 2 और रूट 2 से, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस का 3 रूट 2 हो जाएगा, प्लस का 2 रूट 3 हो जाएगा, और प्लस का रूट में 6 हो जाएगा। कुछ सॉल्व होगा नहीं तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो सेकंड पार्ट है वो और भी इजी है। 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, अब यहाँ a प्लस बी, ए माइनस बी बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो 3 3 से 9 माइनस का 3, तो क्या आंसर आएगा, 6। इसी के थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हमको पता आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो यहाँ हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर प्लस का रूट 2 का स्क्वायर प्लस का 2 रूट 5 रूट 2, तो हो जाएगा 5 प्लस का 2 प्लस का 2 रूट 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, 2 रूट 10, ये आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट भी आप देखें तो a प्लस बी, ए माइनस बी बनना है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, तो 5 माइनस का 2, आंसर हो जाएगा 3। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल टू इट्स डायमीटर, यानी कि जो फार्मूला होता है पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। सी माने सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है, और डी माने रेडियस 2r हो जाएगी, यहाँ पे सॉरी डायमीटर जो होता है 2 इंटू आर होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है बताना चाह रहा है कि जो पाई की वैल्यू आई है वो किसी भी सर्किल के सर्कमफेरेंस से अगर डी को डिवाइड कर दिया जाए तो जो रिजल्ट आता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, इसको पाई बोलते हैं। तो कह रहा है इसको आप कैसे कंट्राडिक्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी है करके देखना है कि आपको कई सारे सर्किल, मान लीजिए 3 सर्किल लेने अलग अलग साइज के।
अब तीनों सर्किल का क्या करना है, आपको सरकमफेरेंस निकालना है और उसके डायामीटर से डिवाइड करना है सरकमफेरेंस को। तो आप देखेंगे कि तीनों का जो रिजल्ट होगा अलग अलग सर्किल का वो कांस्टेंट आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पाई की वैल्यू है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है जो किसी भी सर्किल के सरकमफेरेंस में अगर उसी सर्किल के डायमीटर को डिवाइड कर दिया जाए तो हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप लोगों को करके देखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, कि रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। देखिए, हमको जब भी रेशनलाइज करना होता है तो जिस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करा के रेशनलाइज करते हैं उसको बोलते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। ये टर्म जो है आपकी बुक में नहीं दिया गया है, आपको अलग से ध्यान रखना होगा। जैसे अब इसको मैं रेशनलाइज करना है तो हमें ऊपर और नीचे दोनों में √7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो √7 है उसको हम रेशनलाइजिंग फैक्टर बोलेंगे, रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो अब ये क्या हो जाएगा, √7/7, तो हमारा डिनोमिनेटर रेशनल फॉर्म में आ गया। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमको कराना है √7 माइनस √6 है तो यहाँ पे प्लस से करा देंगे, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई। तो ऊपर तो हमारा सेम ही रहेगा √7 प्लस √6 और नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 6। तो आंसर हो जाएगा √7 प्लस √6/1, छोड़ देंगे। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, 1/√5 प्लस का √2, तो इसको भी रेशनलाइज कराएंगे तो √5 माइनस का √2, √5 माइनस का √2, तो ऊपर की तो वैल्यू चेंज नहीं होगी और नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस का 2, तो आंसर हो जाएगा √5 माइनस का √2/3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट भी देखते हैं, फोर्थ पार्ट जो दिया गया है इसी क्वेश्चन का, उसमें आपसे बोल रहा है 1/√7 माइनस का 2। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 क्या दिया गया √7 माइनस का 2, तो हमें √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है, √7 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा √7 प्लस का 2 अपॉन यहाँ a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस का 4, तो √7 प्लस का 2/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की जो एक्सरसाइज है उसको करेंगे। उसके लिए आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। तो कुछ फार्मूले आपको दिए गए, आपको याद करने हैं कि अगर x⁻m होगा, x⁻n होगा, बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लाई में, अगर डिवाइड करेंगे तो पावर माइनस हो जाएंगी। अगर x⁻m की पावर n होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा x⁻mn हो जाएगा, और अगर एक्स वाई की पावर m होगा तो हम x की पावर m y की पावर m लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर x/y की पावर m होगा तो x की पावर m अपॉन y की पावर m लिख सकते हैं। किसी भी की पावर 0 होगा तो 1 हो जाएगा, किसी की पावर अगर निगेटिव होगी तो उसको 1/पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो ये कुछ आपको रिलेशन यूज करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में 1.5 जो कि आपकी लास्ट एक्सरसाइज है और बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है 64 टू द पावर 1/2। तो सबसे पहले देखते हैं 64 किसी का ऐसा कोई वैल्यू है जिसकी पावर में 2 बन जाए। तो हमको पता है 8 की पावर 2 होता है, हमको यही ट्राई करना होगा ताकि हमारा कैंसिल आउट हो जाती, तो बड़ी आसानी से 8 आंसर हो जाएगा। सेकंड दिया गया 32 की पावर 1/5। हमको सिर्फ ये देखना है कि जो यहाँ पे 1 के फॉर्म में पावर है वो यहाँ बन सकती है कि नहीं बन सकती है। तो 32 जो होता है वो 2 टू द पावर 5 होता है और यहाँ 1/5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। ऐसे 125 लिखा हुआ है, 125 की पावर 1/3,
तो ये भी हमको पता है क्या होता है, 5 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3 मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा 5। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। ये फर्स्ट के सारे पार्ट आपके हो गए। सेकंड में कह रहा है 9 टू द पावर 3/2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है, 9 को ब्रेक करना है कि 2 के फॉर्म में चला जाए, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा और उसकी पावर 3/2 दिया है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब 3 की पावर 3 आ गया, तो एक स्टेप बढ़ा दिया इसमें, तो आपको ये 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 27 हमारा रिजल्ट हो जाएगा। सिमिलरली 32 की पावर दिया गया है 2/5, तो यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2, तो रिजल्ट 4 हो जाएगा। ऐसे ही 16 की पावर दिया गया है 3/4, तो 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और ये जाएगा 3/4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा। सिमिलरली लिखा हुआ है 125 की पावर -1/3, तो इसको सबसे पहले हमें पॉजिटिव करना है, तो 1/125 की पावर क्या हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पे 1/125 लिख सकते हैं 5 की पावर 3। अब यहाँ हो जाएगा होल पावर क्या लिखा 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है, पहला पार्ट जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड का, 2 टू द पावर 2/3, 2 टू द पावर 1/5, ये मल्टीप्लाई में दिए गए, तो बेस सेम है तो हमें क्या करना है, पावर को केवल ऐड कर देना है। अगर बेस सेम है तो पावर हमारी ऐड हो जाएगी। देखिए फर्स्ट पार्ट कह रहा है 2 टू द पावर 2/3 और 2 टू द पावर 1/5, तो ये जाएगा 2 टू द पावर 2/3 1/5। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे 15, तो 5 2 जा 10 और ये जाएगा 3, तो 2 टू द पावर 13/15 आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा पार्ट दिया 1/3 टू द पावर 3 होल पावर 7 दिया गया है, तो 1 टू द पावर क्या होगा 7 हो जाएगा और नीचे जाएगा 3 टू द पावर 3 होल पावर 7, तो 1/3 टू पावर 21 हो जाएगा। इसके बाद 11 टू द पावर 1/2 दिया गया है, 11 टू द पावर 1/4 दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे, 11 टू द पावर क्या होगा 1/2 माइनस 1/4, तो 11 टू द पावर 4 एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा 2 - 1, तो 11 टू द पावर क्या हो जाएगा 1/4। और लास्ट पार्ट में कह रहा है 7 टू द पावर 1/2 माइनस 8 टू द पावर सॉरी इंटू 8 टू द पावर 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 7 इंटू 8 टू द पावर 1/2, तो 56 टू द पावर 1/2। इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, और मेरा प्रयास यही है कि आपको जितना अच्छे से अच्छा जितने भी टॉपिक मैथ के हैं वो कराए जा सकें। थैंक यू।